कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। पूरा दिन ऑफिस में काम सीखते हुए गया। क्लाइंट्स की सारी डिटेल्स पढ़ना, काम का क्या प्रोसीजर रहता है, ये सब दोनों भाइयों ने खूब मन लगाकर काम किया। निखिल ने ये भी नोटिस किया कि अर्पित आज सुबह से कुछ अलग बर्ताव कर रहा है। अर्पित, कोई बात है? तू सुबह से शांत है। क्या रिया तुझे पसंद नहीं? रिया निखिल के मामा के दोस्त की बेटी है, जिससे वो निखिल की शादी करवाना चाहते थे, पर अब उसका रिश्ता अर्पित से तय हो रहा है। कल जब सबने पार्टी करी थी तो अर्पित से मिलने भी आई थी। मैंने बड़े पापा को हाँ बोल दी है। तो फिर क्या बात है? अर्पित कुछ आगे बोलता, इतने में निखिल के डैड का फोन आया कि वो जिस आउटडोर मीटिंग के लिए गए थे वहां से सीधा घर जा रही है और ये दोनों भी सीधा घर आ जाए। शाम का समय विक्रम जी के रूम में चारों बैठे थे। माला जी ने उन्हें निखिल और सोफिया के बढ़ते रिश्तों के बारे में भी बता दिया था। ऑफिस जाते हुए उन्होंने सोफिया से खुलकर बात करी थी और उससे अपनी मोम से भी खुलकर बात करने को कहा था। अगले हफ्ते ऑफिस के फंक्शन में इन दोनों की सगाई अनाउंस कर देते हैं। पर डैड देखो, निखिल जो एक बार सीमा लांघ सकता है उसके लिए दोबारा सीमा लांघना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसीलिए जितना जल्दी हो हमें तुम दोनों की शादी करनी है। ठीक है पापा। और मैं सोच रहा था कि निखिल के साथ साथ अर्पित और रिया की एंगेजमेंट कर दी जाए। ये बात सुनते ही निखिल समझ गया कि अर्पित क्यों परेशान है। पर पापा, हमारी वजह से अर्पित। मुझे मंजूर है बड़े पापा, मैं वैसा ही करूँगा जैसा आप चाहते हैं। तो ठीक है, सगाई साथ होगी, लेकिन शादी पंडित जी की बताई तारीख पर। निखिल, मुझे सोफिया के डैड से वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बात करनी है। जिस दिन सोफिया अपनी मोम को लेकर आएगी उसी दिन दोनों से के साथ बात हो जाएगी। निखिल ने हामी सर हिला दिया। विक्रम जी वहां से चले गए। अर्पित भी अपने कमरे में चला गया। निखिल उठकर अपनी मोम के पैरों में बैठ गया और उनकी गोद में सर रख लिया। क्या आप अब भी नाराज हैं? नहीं तो मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो? आई एम सॉरी मोम। माला जी ने एक लंबी सांस छोड़ी और बोली, गुस्सा नहीं है, बस अफसोस है। निखिल, कल को अगर कोई आहना के साथ मोम, बस इसलिए तुम्हें कहती हूँ, औरत अपने घर की हो या बाहर की, तुमसे बड़ी हो या छोटी, उनकी मान मर्यादा का ख्याल रखना आदमियों का काम होता है। हमें इस रिश्ते से कभी कोई दिक्कत नहीं थी। सोफिया एक अच्छी लड़की है, पर अब मैं चाहकर भी खुश नहीं हो पा रही हूँ। पर मेरा आशीर्वाद मेरे बच्चों पर हमेशा रहेगा। इतना बोलकर वो भी उठकर बाहर टहलने चली गई और छोड़ गई निखिल के मन में गिल्ट। 2 दिन बाद सोफिया अपनी मोम के साथ वापस आ गई। निखिल के माता पिता ने उनसे और सोफिया के पिता से सारी बातें तय कर ली। साथ ही साथ रिया के पेरेंट्स को भी बुला लिया गया था। उनके साथ भी मिलकर सब चीज फाइनल कर दी गई। वर्तमान इस घर को सुंदर तरीके से सजाया गया था। सगाई के 5 हफ्ते बाद मेरी और सोफिया की शादी थी और उसके ठीक 2 दिन बाद अर्पित और रिया की। पूरा घर फूलों और लाइटों से सजाया गया था। सगाई के बाद मोम और डैड भी थोड़े खुश नजर आने लगे थे। मुझे भी थोड़ी तसल्ली होने लगी थी। मैं भी खुश रहने लगा था, पर अर्पित शायद अभी भी खुश नहीं था। पर न जाने क्यों मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अपनी खुशी में इतना गुम था कि अपने आसपास का कुछ ख्याल ही नहीं रहा। और फिर शादी से पूरे 2 हफ्ते पहले मुझे कुछ पता चला। क्या सोफिया प्रेग्नेंट थी? मैं पापा बनने वाला था। ये बोलते ही निखिल के चेहरे पर कई भाव आए और चले गए। तो वो बच्चा क्या हुआ था निखिल जी? शादी की भाग दौड़ में सोफिया जब बेहोश हुई तो जल्दी से डॉक्टर घर बुलाया गया। पता चला वो कुछ 5 हफ्ते से प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ने खास ख्याल रखने को बोला, कुछ दवाइयाँ लिखी और चली गई। निखिल की मोम डैड का रहा सा गुस्सा भी छूमंतर हो गया। अपने पोते या पोती के आने की खुशी में उन्होंने सारा घर सर पर उठा लिया था। सोफिया को अब कहीं बाहर नहीं जाने को बोल दिया था।
जो चाहिए उसका पूरा शोरूम घर पर ही आ गया था। धीरे धीरे शादी के फंक्शन भी शुरू होने लगे। मेहंदी, हल्दी, संगीत सब फटाफट निपटाया गया ताकि सोफिया को कोई दिक्कत ना हो। शादी से एक दिन पहले लड़कों की बैचलर्स थी ताकि सोफिया रेस्ट कर सके। सभी औरतें अपने रूम में रेस्ट कर रही थी। मालाजी निखिल के रूम में जब उसकी शेरवानी रखने आई तो उन्हें लगा जैसे सोफिया कहीं बाहर जा रही है, पर जब तक वो नीचे पहुंची वहां कोई नहीं था। उन्होंने अपना शक दूर करने के लिए सोफिया के रूम तक गई तो दरवाजा खटखटाने पर उसकी मोम ने दरवाजा खोला और पूछने पर पता चला कि वो सो गई है। ये सुनकर वो भी अपने रूम में चली गई। दिन दोपहर में फेरे होने थे। सब लोग जल्दी जल्दी हाथ चला रहे थे। लाल और गोल्डन में लहंगे में सोफिया और सिल्क बेइंग कलर शेरवानी में निखिल बहुत सुंदर लग रहे थे। शाम तक सारी रस्में होने के बाद सोफिया की विदाई और गृह प्रवेश हुआ। थकावट के कारण वो कमरे में जाते ही सो गई। निखिल ने उसके पेट तक छूकर किस किया और बोला, पापा अपनी क्वीन और प्रिंसेस को हमेशा ख्याल रखेंगे। निखिल को पूरा विश्वास था कि उसकी बेटी ही होगी। वो हर रोज सोफिया को यही कहता था। थकावट के कारण निखिल सोफिया को अपनी बाहों में भरकर सो गया। इस बात से अनजान कि अगली सुबह सूरज की रोशनी सबके जीवन में उजाला लाएगी तो उसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा भर देगी। अगली सुबह जब निखिल की नींद टूटी तो उसने अपने पास हाथ फेरा तो देखा सोफिया वहां नहीं थी। उसे लगा कि वो बाथरूम में होगी, पर जब बाथरूम की ओर मुड़कर देखा तो दरवाजा खुला था। ये इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई है? सोफिया, सोफिया। निखिल बिस्तर से नीचे उतरा और चप्पल पहनकर जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, नीचे से लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। निखिल भागता हुआ नीचे गया तो देखा पुलिस नीचे खड़ी थी। सोफिया अर्पित के गले लगकर रो रही थी और आहना अपनी मोम को संभाल रही थी। उसने जब अपने पापा को और इंस्पेक्टर की बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मेरा यकीन मानिए सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिर मैं अपनी बेटी के समान बहू के साथ ऐसा क्यों करूँगा? ये सब क्या हो रहा है डैड? निखिल को देखते ही सोफिया के पापा, जो वहाँ अब तक चुपचाप सोफिया की मोम के साथ खड़े थे, बोल पड़े। बहुत संस्कारों की बात करते थे ना आप लोग। ये है आप लोगों के संस्कार। क्या बोला था मुझे कि बच्चों ने अपनी मर्यादा लांघी है, और उस मर्यादा का क्या जो तुम्हारे पापा ने लांघी? ऐसे घिनौनी हरकत कैसे कर सकते हैं वो मेरी बेटी के साथ? पापा प्लीज, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरे पापा के बारे में कुछ भी बोलेंगे और मैं सुन लूँगा। आप कैसा भद्दा इल्जाम लगा रहे हैं डैड पर? इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, वो भी सबूत के साथ। उन्होंने बहुत सारी तस्वीरें निखिल के सामने फेंक दी। तस्वीरों को देखकर निखिल ने अपना मुंह फेर लिया। विक्रम जी और सोफिया की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें थी। देखिए मिस्टर निखिल, अभी तो हमें इन्हें गिरफ्तार करके जाना पड़ेगा और सोफिया मैडम को अपना बयान देने के लिए भी आना पड़ेगा। ये बोलते ही सब वहां से चले गए। बचे तो बस निखिल, उसकी मोम और आहना। भाई, ये सब क्या है? आहना, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। एक तरफ डैड और दूसरी तरफ सोफिया, किस पर यकीन करूं? ऊपर से ये तस्वीरें। भाई, डैड ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकते। एम श्योर दिस इज ऑल ए मिसअंडरस्टैंडिंग। आई होप इट इज। अभी तो मैं अपने वकील के पास जा रहा हूँ, तुम मोम का ध्यान रखो। निखिल वकील को लेकर जब थाने पहुंचा तो देखा उसके पापा जेल में बंद थे और अर्पित और सोफिया रिपोर्ट दर्ज करवा रहे थे। दोनों वकीलों ने आपस में बात करी और जो बात सामने आई उसे सुनकर निखिल के होश उड़ गए। निखिल के वकील ने निखिल को बताया कि सोफिया कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है, पर वो इस बारे में अपने वकील के ऑफिस में बात करेगी। निखिल ने इस बात के लिए स्वीकृति दी और उनके पीछे चल पड़ा। सोफिया प्लीज बता दो कि ये सब झूठ है, एक गलतफहमी है। मेरे डैड ऐसा कभी नहीं कर सकते। तुम सही बोल रहे हो निखिल, ये सब झूठ ही है, पर गलतफहमी तो बिल्कुल भी नहीं है। और इतना बोलकर सोफिया, अर्पित और सोफिया के पापा जोर जोर से हंसने लगे। अब से लेकर अब तक जो भी हुआ उसमें निखिल इतना बौखला गया था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि सोफिया और अर्पित एक साथ हैं। अर्पित उसका हाथ साथ देने की बजाय सोफिया का साथ दे रहा था। निखिल ने हैरानी भरे भाव से सोफिया और अर्पित के जुड़े हुए हाथों को देखा। अर्पित ने जब
उसका चेहरा देखा तो समझ गया कि निखिल क्या सोच रहा है। अर्पित ने सोफिया के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचा, उसके होठों को बेतहाशा चूमने लगा। निखिल ने अपनी मुट्ठी कस ली और चेहरा दूसरी ओर फेर लिया। जब निखिल ने गला साफ करने की आवाज सुनी तो पलटकर देखा, सोफिया अर्पित से बिल्कुल सटकर खड़ी थी। तो मेरे प्यारे भाई, तू अभी तक ये सोच रहा होगा कि ये सब क्या है, तो मैं तुझे बता दूं कि मैं और सोफिया एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो भी आज से नहीं, बचपन से। तुझे शादी और प्यार का नाटक क्यों? निखिल ने अपने जबड़े भींचते हुए कहा, अपना हक वापस लेने के लिए। मतलब ये कि अगर तुम चाहते हो कि तेरा बाप सही सलामत घर वापस आए और मीडिया में इसकी खबर ना लगे, तो तुम अभी के अभी सोफिया को तलाक दोगे और एलिमनी के तौर पर अपने सारे शेयर सोफिया के नाम करोगे। उसके साथ अपने बाप के नाम के सारे शेयर मेरे नाम करवाओगे। इतना सब कुछ एक कंपनी के लिए। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं, मेरे पापा का हक है जो तुम्हारे बाप ने धोखे से अपने नाम करवा कर कुछ पैसे मेरे पापा को पकड़ाकर देश से बाहर भेज दिया और खैरात में मुझे थोड़े से शेयर दे दिए। अब मुझे मेरी कंपनी चाहिए, बस। निखिल समझ चुका था कि वो अर्पित को कुछ नहीं समझा सकता। फिलहाल उसके डैड को बाहर निकलवाना बहुत जरूरी था। पर तभी उसे कुछ याद आया, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, पर मुझे मेरे बच्चे की कस्टडी चाहिए और जब तक वो पैदा नहीं होता तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। बच्चा? कौन सा बच्चा? किसका बच्चा भाई? ओ गॉड, सोफिया बेबी, तुमने बता नहीं इसको? निखिल ने सोफिया की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक दर्द की लकीर खिंचाई, पर उसने फौरन हंसते हुए बोला, मैं क्यों दूंगी तुम्हारे बच्चे को जन्म? जब तुम अपनी बैचलर्स में मस्ती कर रहे थे, मैंने जाकर अबॉर्शन करवा दिया। सोफिया के इतना बोलते ही निखिल ने उस पर झपट्टा मारा और उसका गला दबाने लगा। मेरे बच्चे को जान से मार दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सब लोगों ने मिलकर निखिल के चंगुल से सोफिया को छुड़वाया। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो शायद सोफिया अपनी जान से हाथ धो बैठती। अर्पित ने निखिल को धक्का दिया और बोला, ये बच्चा हमारे प्लान का हिस्सा कभी नहीं था। ये सब उस रिया की वजह से हुआ। ना वो उस दिन आती और ना सोफिया गुस्से में तुम्हारे साथ रात बिताती। निखिल थोड़ी देर शांत होने के बाद बोला, डैड की तस्वीरें झूठी है और हमारा काम कर दो तो ये सब जला देंगे। निखिल ने अर्पित और सोफिया के कहने के मुताबिक सब कर दिया और अपने डैड को अगले दिन घर वापस ले आया। घर आते ही विक्रम जी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। निखिल ने जब उनका दरवाजा खटखटाया, थोड़ी देर सोना चाहता हूँ, बहुत थक गया हूँ। निखिल वहीं से चुपचाप वापस चला आया। 2 घंटे बाद जब उसकी मोम ने दरवाजा खोला तो एक जोर की चीख उनके मुंह से निकली। विक्रम जी ने अपने हाथ की नस काट ली थी। वर्तमान। निखिल ने जैसे ही अपने कंधे पर किसी का स्पर्श पाया तो देखा राशि रो रही थी। निखिल ने उसे गले लगा लिया और किसी छोटे बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था। उस हादसे के बाद निखिल ने अपने आंसुओं को पी लिया था। उसकी माँ जब 2 दिन बाद होश आया तो वो सदमे में जा चुकी थी। तब से वो ऐसे ही जी रही थी। आहना को उसने जबरदस्ती बाहर भेजा था। अपनी मोम के फैशन हाउस को 2 साल में टॉप पर ले गया था और अब तो उसने अपनी नई ज्वेलरी कंपनी भी खोल ली थी। जीवन में एक कमी थी जो अब राशि के आने से पूरी हुई। सांसें तो ले रहा था मगर जीना तो उसने अब दोबारा शुरू किया था। जानती हो, रात को मुझे सपना आता था। मेरी बेटी रोते हुए मुझसे बोलती थी कि पापा, आपने मुझे नहीं बचाया, आपने अपनी प्रिंसेस को खो दिया। फिर राशि के पेट पर हाथ रखते हुए बोला, पर जब से तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तब से मेरी प्रिंसेस एक बार ही सपने में आई और बोली, पापा मैं जल्दी ही आऊँगी, ध्यान रखना। निखिल की बात सुनकर राशि मुस्कुरा उठी। तो बोलो, अब करोगी मुझसे शादी? दो मुझे मेरी प्रिंसेस। निखिल के अतीत की सारी सच्चाई जानने के बाद राशि भावुक हो गई। निखिल ने एक ही झटके में अपने पिता और बच्चे दोनों को खो दिया। उसके बाद भी इतनी हिम्मत के साथ अपनी मोम बहन और मोम के बिजनेस को संभाला और अपने पापा का बिजनेस फिर से नई शुरुआत करके खड़ा किया। राशि को यकीन हो चला था कि निखिल जैसे एक अच्छा बेटा और भाई है
वैसे ही पिता और पति भी साबित होगा। हालांकि वो सिर्फ इस बात से संतुष्ट थी कि उसके बच्चे के सर पर पिता का साया होगा। ऐसा पिता जो उससे उसके बच्चे का पिता कहलाने की मिन्नतें कर रहा था, ऐसे इंसान को कैसे ना शामिल करे वो अपने और अपने बच्चे के जीवन में। यही सब सोचकर उसने शादी के लिए हाँ कर दी थी। वर्तमान, आज मेहंदी और संगीत, कल हल्दी और रात में फेरे। राशि की तबीयत का ख्याल रखते हुए निखिल ने सारी रस्में करीबी लोगों के बीच रखी थी। वो राशि को उसका बच्चा होने तक सबकी नज़रों से दूर रखना चाहता था, ताकि कोई उसके बच्चे या राशि पर उंगली ना उठा सके। निखिल के ऑफिस में सिर्फ उसके पीए को ही इस बारे में पता था। निखिल अभी भी राशि के ख्यालों में खोया हुआ था कि किसी ने उसके कान में कुछ बोला। निखिल बिटवा, हमारी बहू रानी को ऐसे टुकुर टुकुर देखकर क्या नजर लगवाओगे? और आप कहाँ अभी तक सीढ़ियों को देख रहे हो? बहू रानी तो कब की अपनी जगह पर बैठ गई। ये बात सुनकर जैसे ही होश में आया और पीछे मुड़कर देखा, काका उसके बिल्कुल पास खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे और उनके पीछे खड़े सभी लोग अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे ही निखिल ने राशि को देखा और एक नज़र वापस सीढ़ियों की तरफ देखा, सब जोर से हंस दिए। निखिल अपना सर खुजाते हुए राशि के साथ बैठ गया। सबसे पहले राशि की मेहंदी निखिल की मोम ने लगाई। शगुन की मेहंदी लगवाने के बाद राशि को मेहंदी वाली ने मेहंदी लगाना स्टार्ट किया। फिर युवराज ने निखिल के हाथ में राशि का नाम लिखा और साथ में शुरू हुआ संगीत। संगीत खत्म होने के बाद सभी को टाइम से सोने के लिए निखिल ने सभी को अपने अपने कमरे में भेज दिया था। राशि को किसी भी तरह से कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए बहुत ही थोड़ी मेहंदी लगवाई थी उसने। आहना तो पीछे ही पड़ गई। कम से कम मेहंदी रात भर तो लगे रहने दो, पर हमारे निखिल बाबू ने किसी की एक ना सुनी। राशि की मेहंदी, भाई दिस इज नॉट फेयर। एक तो आपने राशि को ढंग से मेहंदी नहीं लगवाने दी, और अब ये क्या बात हुई कि मेहंदी सूख गई है? तो चलो हटा लो और अब सो जाओ। मैं बता रही हूँ, ये आपका ऑफिस नहीं है। हाँ राशि, तुम तो कुछ बोलो। बेचारी अभी राशि को देख ही रही थी कि निखिल ने पीछे से उसके सर पर चपत लगाई। ये क्या राशि राशि लगा रखा है? उम्र में ना सही, पर रिश्ते में तो वो तुझसे बड़ी है। और राशि को सिर्फ अपना ही नहीं, बेबी का भी ध्यान रखना है, समझी ढक्कन? ओह सॉरी। सभी को अपने कमरों में भेज निखिल ने राशि को उसके कमरे तक छोड़ा। वो अभी राशि से कुछ कहता कि उसका फोन बज पड़ा। फोन पर आए नंबर को देखकर निखिल के चेहरे की रंगत बदल गई, पर वो फिर से नॉर्मल हुआ और राशि को गुड नाइट बोलकर चला गया। आखिर किसका फोन आया था जिसकी वजह से निखिल एकदम सीरियस हो गया? निखिल राशि को उसके कमरे में ले गया। वहाँ पहले उसे उसकी मेडिसिन दी और चेंज करके सोने को बोलकर अपने रूम में आ गया। उसने सबसे पहले उसी नंबर पर कॉल बैक किया। क्या अपडेट है? पता चल गया है उसका छुपा बैठा है किसी दोस्त के यहाँ। कोई औरत आती है मिलने रोज रात को, शक्ल नहीं देख पाता, बुर्का पहनती है। कल पीछा करवाया तो युवराज ने के घर में दाखिल हो रही थी, यानी कि ये उसकी माँ और युवराज की बुआ है। अपने बेटे की सारी करतूतों को जानते हुए भी उसे पनाह दे रही है। निखिल अपने डिटेक्टिव दोस्त से बात कर रहा था। उसने अभी राज को ढूंढने और उस पर नजर रखने के लिए बोला था। निखिल, एक बात समझ नहीं आ रही, अब जब तुझे भी राज का पता चल गया है तो तू पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देता? अब किस बात का इंतजार है? यार रोहित, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। ऐसा लग रहा है कि राशि अभी भी खतरे में है। मैं बस हर तरफ से सुनिश्चित करना चाहता हूँ। अपनी बीवी और बच्चे पर एक खरोच बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब मैं वो निखिल नहीं हूँ कमजोर और बेबस। मैं वो निखिल हूँ जो अच्छे अच्छे की बैंड बजा दे। रिलैक्स निखिल, कुछ गलत नहीं होगा, तू टेंशन ना ले। वैसे मैंने देखा कैसे तूने अर्पित के नए ब्राइडल कलेक्शन की धज्जियां उड़ा दी है। अभी तो बस शुरुआत है। मैं बस कुछ टाइम के लिए चुप बैठा था, डर कर काम करने के दिन चले गए। चल मैं भी रखता हूँ, कल शाम को मिलते हैं शादी में। बाय बाय। थोड़ी देर बाद निखिल भी सोने चला गया। अगले दिन सुबह हल्दी और चूड़ा की रस्म थी। पहले राशि के हाथों में चूड़ियाँ पहनाई गई। ये रस्म युवराज ने की। फिर बाद में थोड़ा थोड़ा हल्दी का लेप और निखिल को साथ में बैठा के लगाया गया। निखिल ने पहले से ही सबको बोल दिया था कि कोई भी राशि को भर भर के हल्दी कोई नहीं लगाएगा, इसीलिए उसकी मोम के हल्दी लगाने के बाद सबने उन दोनों पर फूल की बारिश कर दी। इसके बाद न जाने कब और कैसे बाकी सबके लिए हल्दी की रस्म होली में तब्दील हो गई। आहना, निखिल और शिल्पी ने जमकर एक दूसरे को हल्दी लगाई। करीबन आधे घंटे खेलने के बाद जब तीनों थक कर बैठ गए तो देखा सब अपने अपने कमरे में तैयार होने जा चुके थे। काका तो पहले से ही तैयार थे।
आज निखिल ने उन्हें एक बहुत ही जरूरी काम जो दिया था। काका तो जैसे फूले न समा पा रहे थे। तीनों फटाफट ऊपर भागे और तैयार होने लगे। शाम 5 बजे के फेरे तो घर पर सब जल्दी जल्दी तैयार होने लगे। रोहित की बस इतनी सी कहानी है कि बचपन के दोस्त की बहन से प्यार कर बैठे। कभी आहना को दिल की बात बता दिए नहीं पाए। जब खुद पर काबू ना कर पा रहे थे तो पढ़ाई का बहाना कर मुंबई चले गए। अपने पेरेंट्स से जब निखिल की हालत के बारे में पता चला तो सब काम छोड़कर वापस चला आया और अपना सिक्योरिटी और डिटेक्टिव एजेंसी यहीं खोल ली। पिछले 1 साल में उसने अर्पित के खिलाफ कई सबूत इकट्ठे किए हैं। बस निखिल के इशारे का इंतजार है और अब अभिराज पर भी नजर रखी हुई है। दूसरी तरफ निखिल राशि के कमरे में जाता है। राशि, आप यहाँ शादी से पहले मिलना अपशकुन होता है। राशि मुंह फेर कर बोली, अच्छा क्या इनसे मिलने पर भी अपशकुन होगा? तभी राशि के कानों में जो आवाज आई उसे सुनकर उसकी तो आंखें ही भर आई। ये कोई और नहीं मुस्कान थी। रोहित की मदद से वो मुस्कान को राशि से मिलवाने बुलवाया था। जैसे ही राशि मुड़ी, मुस्कान ने भागकर झट से उसे गले लगा लिया। जब नजर उठाकर निखिल की तरफ देखा तो वो पहले ही पीट करके खड़ा हो गया। उसे ऐसे देख राशि के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। जो भी बातें करनी है आप दोनों कल करें, अभी शादी ओके। थोड़ी देर में आहना और शिल्पी दोनों को मंडप तक ले आई। उनके आते ही पंडित जी ने उन्हें बिठाकर रस्में शुरू करी। दोनों का गठबंधन मुस्कान ने किया और जब कन्यादान की बारी आई तो वो काका ने किया। यही था निखिल का दिया हुआ जरूरी काम। काका से हमेशा राशि को एक अलग सा स्नेह मिला था। आज जब उन्होंने उसका कन्यादान किया तो राशि के लिए इससे खुशी की तो कोई बात ही नहीं थी। सिंदूरदान और मंगलसूत्र पहनने के बाद विवाह संपन्न हुआ और राशि निखिल की और निखिल राशि का हुआ। शादी के अगले दिन ही निखिल राशि के साथ नीचे वाले रूम में शिफ्ट हो गया। वो किसी भी तरह का स्ट्रेस राशि को नहीं देना चाहता था। वो होता है ना, हम इंसानों का स्वभाव, जब किसी चीज को खोने का डर हो तो कैसे उससे संभाल कर रखते हैं। बस निखिल का भी वही हाल था। बड़ी मुश्किल से फिर से खुशियों को समेटा है उसने। अपने बिखरे और उदास परिवार में फिर से खुशियों की लहर दौड़ाई है। अगर इस बार कुछ गलत हुआ तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसने घर में नौकरों की लाइन लगा दी। काका की मदद के लिए कुक, अपनी माँ के लिए नर्स, राशि की हर जरूरत को पूरा करने के लिए एक अलग हेल्पर और बाकी घर के कामों के लिए चार पांच नौकर। 2 दिन बाद रोहित निखिल से मिलने आता है। उसे अभिराज के केस में एक बहुत बड़ी लीड मिली थी जिससे वो निखिल से मिलकर डिस्कस करना चाहता था। निखिल को फोन किया था पर उसने एक्सेस कर दिया कि घर पर मिले। जब वो घर पहुंचा तो आहना दिखी। हाय आहना, ये निखिल कहाँ है? अपनी स्टडी में तो नहीं था। आहना ने उसे एक नज़र देखा तक नहीं और चुपचाप आगे निकल गई। आहना आहना। जब आहना नहीं रुकी तो वो भागकर उसके पास आया और उसके सामने खड़ा हो गया। अरे यार कहाँ जा रही हो? सुनकर अनसुना कर दिया। कोई नाराजगी? आहना मन ही मन, सच ही कहते हैं लोग, ये लड़के लोग कितने डम्प होते हैं। इस इडियट, घोंचू, डफर और बेवकूफ़ इंसान को कोई बताए कि हम लड़कियों की सिक्स्थ सेंस बहुत बढ़िया होती है। कौन सा लड़का किस नज़र से देख रहा है हमें सब समझ आता है। पर पहला स्टेप तो इस स्टूपिड को जी लेना पड़ेगा। अगर मन ही मन मुझे गालियाँ दे दी हो तो मेरे सवाल का जवाब भी दे दो। अब ये मत कहियो कि गालियाँ नहीं दे रही थी। तुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ। ओह रियली? बहुत अच्छे से जानते हो मुझे? हाँ बिल्कुल। अच्छा तो बताना जरा, मेरे बॉयफ्रेंड का क्या नाम है? बॉयफ्रेंड? ये सब सुनते ही रोहित की तो सांसें ही अटक गई। तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? आहना उसकी इस बात पर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो, खत्म हो जाएगा। भाई भाभी के साथ गार्डन में है। रोहित जो उसे जाते हुए देखता ही रह गया। बेचारा आया किस काम से था और अब ये आहना ही रह गई ख्यालों में। भागते हुए गार्डन में गया तो देखा निखिल राशि को वो करवा रहा था। निखिल निखिल, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? आहना। रोहित आगे कुछ बोलता उससे पहले निखिल बोल पड़ा, ओहो तो मतलब तुझे भी खुशखबरी मिल गई? खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? आहना की सगाई की। बढ़िया लड़का है, बचपन से एक दूसरे को जानते हैं।
1 हफ्ते पहले ही लड़के की मोम ने हमारी मोम से बात कर ली थी। अब कल सगाई है। रोहित तो कुछ बोलने लायक ही नहीं रहा। अच्छा, तू कुछ बताने आया था? है, हाँ हाँ, वो कैसे? मैं कुछ लीड मिला था, तो बस वही बताने आया था। अच्छा, तो मेरी स्टडी में चल, मैं राशि को उसके रूम में छोड़कर आता हूँ। रोहित एकदम मायूस होकर स्टडी की तरफ बढ़ गया। आपको उनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अरे मैंने कहाँ झूठ बोला, एक एक बात सच है। पर आपने उन्हें ये तो नहीं बताया ना कि लड़का कौन है। ना उसने पूछा, ना मैंने बताया। राशि निखिल की बात पर मुस्कुरा गई और गर्दन नीचे झुका ली। बाहर धूप के साथ बड़ी मीठी हवा चल रही थी। राशि के बाल बार बार उसके गालों को छूकर निकल रहे थे। निखिल ने हाथ बढ़ाकर इस लट को पीछे करते हुए बोला, तुम्हें देखने का जुनून और भी गहरा होता है जब तुम्हारे चेहरे पर जुल्फों का पहरा होता है। शर्म से गुलाबी गाल हुए राशि के बेचारी चेहरा ऊपर ही नहीं कर पाई। अबे ओ गालिब की छठी औलाद, तेरा रोमांस हो गया हो तो ऊपर आजा। तेरा तो पता नहीं, पर मुझे तो ऑफिस जाना है। रोहित की आवाज सुनकर राशि एकदम से पलट गई। निखिल ने कूदते हुए बोला, साला अपनी लव स्टोरी तो शुरू भी नहीं कर पाया है और मेरी पर पनौती चढ़ा रहा है। चलिए मिसेस सक्सेना, आप दोनों को हमारे रूम तक ड्रॉप कर दे। फिर नीचे बैठकर राशि के पेट पर हाथ रखकर बोला, मम्मा, और अपना ध्यान रखना प्रिंसेस, जरा हम आपके एक दिन के बच्चे चाचू से मिलकर आती हैं। निखिल की बात पर राशि जोर से हंस दी। निखिल सीधा हुआ और राशि के माथे को चूम लिया। बस ऐसे ही हंसते रहा करो, मुझे मेरी बेटी हंसती मुस्कुराती चाहिए। निखिल की स्टडी, तुझे ये रिकॉर्डिंग कहाँ से मिली? जिस जगह यूँ छुपा है उसके साथ वाले स्टोरेज हाउस पर लगा था। पहले हमारी नज़र वहाँ नहीं गई, बट कल रात को ही मेरे एजेंट ने ये मुझे भेजी। सच कहूँ तो यकीन नहीं हो रहा है, पर तेरा शक सही निकला। अब आगे क्या करना है? के हाथ कुछ ऐसा लगा जिसने राशि के सभी मुजरिमों को सजा दिलवा सके। काफी देर तक साथ बैठकर दोनों ने आगे की योजना बनाई। अब जल्द ही अभिराज और उसके परिवार को उनके किए की सजा मिलेगी। सजा तो किसी और को भी बाकी है, और कहते हैं ना, अपने कर्मों का फल यही भुगत के जाना है। तो बस अर्पित और सोफिया को भी उनके किए की सजा मिलेगी। अगले दिन सुबह सुबह घर में चहल पहल हो रखी थी। आहना की सगाई की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही थी। निखिल ने रोहित को जबरदस्ती बुलवा लिया था। रोहित भी बस देखना चाहता था कि ये कौन सा चिलगोजा है जो उसके बचपन के प्यार पर बचपन से नजर रख बैठा था, और उसको कानो कान खबर ही नहीं थी। रोहित भैया जी, उसने मुड़कर देखा तो राशि वहां खड़ी थी, हाथ में एक बैग लिए। अरे आप ये क्या कर रही है भाभी? मेरे होते हुए आपको काम करना पड़े ये मुझे कतई मंजूर नहीं, और अगर आपके ओवर पॉजिटिव पति ने आपको काम करते देख लिया तो मेरी हड्डियां तोड़ देगा। रोहित की बात सुनकर राशि के चेहरे पर मुस्कान आ गई और मन ही मन बोली, आपके उसी ओवर पॉजिटिव दोस्त ने ही तो भेजा है मुझे। वो आप ये बैग आहना को दे देंगे, इसमें आज शाम को पहनने वाली ज्वेलरी है, और उससे बोलिएगा कि आधे घंटे में वो लोग आ जाएंगे, तो थोड़ा जल्दी तैयार हो और आप भी जाकर रेडी हो जाए। लड़के वाले आते ही होंगे। राशि से बैग लेकर वो ऊपर आहना के कमरे की ओर चल दिया। मन ही मन इस लड़के को कोस भी रहा था जिससे आहना की सगाई होने वाली थी। ओ गॉड, अगर आज आहना की सगाई हो गई तो मेरा क्या होगा? मेरा प्यार अधूरा रह जाएगा। नो वे, मैं अभी जाकर आहना को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता हूँ। जैसे ही रोहित आहना के कमरे के अंदर गया तो वहां का नजारा देखकर रुक गया। आहना लाल रंग का लहंगा पहनी खड़ी थी और साथ में उसकी 2 सहेलियां थी जो उसका लहंगा सेट कर रही थी। बेचारा रोहित उसे देखते ही रह गया। अब आहना ने उसे देखा तो एक विजयी मुस्कान उसके चेहरे पर खिल गई। उसने पलटकर उसे देखा और बोला, अब वहां खड़े ही रहोगे या ये ज्वेलरी मुझे दोगे? आधे घंटे में वो आ रही है एंड आई नीड टू लुक द बेस्ट आफ्टर ऑल इज माई एंगेजमेंट। इतना जोर देकर आहना ने एंगेजमेंट बोला कि रोहित अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर वापस आ गया और देखा तो आहना वो ज्वेलरी उससे ले चुकी है।
तभी आहना की एक दोस्त बोली, रोहित भैया अब जरा आप बाहर जाए, हमें आहना पूरी तरह से हमारे होने वाले जीजू के लिए रेडी करना है। भैया, उसने आंख फाड़कर उस लड़की को देखते हुए बोला, और क्या, अब आप आहना के बड़े भाई के दोस्त हैं, तो जब हम निखिल भाई को भाई बुलाते हैं तो आपकी भी तो यही बुलाएंगे। चलिए बाहर जाइए, हमें रेडी होना है। इतना बोलते ही उस लड़की ने रोहित को धक्का देकर बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद करते ही तीनों जोर जोर से हंस पड़े। वो वहीं जड़ गया कि कहाँ वो उसका पति बनने का सोच रहा था और उसकी सहेली ने तो उसको इनडायरेक्टली उसका भाई ही बना दिया। तभी निखिल वहाँ आया, तो यहाँ खड़ा है, नीचे लड़के वाले आ गए हैं। दोनों नीचे गए और जैसे ही उसने लड़के वाले को देखा तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि लड़का कोई और नहीं उसके मामा जी का बेटा था। सारा हिसाब लगाने के बाद उसे समझ आया कि उसका ये ममेरा भाई हर गर्मी और सर्दी की छुट्टियों में आता था और इसकी आहना से भी अच्छी पड़ती थी। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।